गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम रिचा, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में जनवरी 2023 के स्टेट न्यूज़, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, हर महीने 5 वीडियोस आते हैं। ये 3rd वीडियो है। पहले के जो वीडियोस हैं या पिछले साल के भी जो वीडियोस हैं उन सबको देखने के लिए आप करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट्स को रेफर कीजिए। 2022 की अलग बनी हुई है, 23 की अलग बनी हुई है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, नथिंग टू वरी, ये वाला वीडियो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, बाद में आप वो वीडियोस देख सकते हो। 2 और वीडियोस आएंगे जिसमें हम नेशनल न्यूज़, बैंकिंग, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल रैंकिंग इंडेक्स, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और इन सभी 5 पार्ट्स का एक सिंगल कंसोलिडेटेड PDF होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवा दिया जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा चलिए जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे दें और उसके बाद अपने पढ़ने की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब जो भी 2023 में करंट अफेयर्स लिए जाएंगे परचम के ऊपर, उनके इंडिविजुअल PDFs लेने की बजाय इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाएं। ये आपके लिए कन्वीनियंट भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसमें डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स, CA, अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सब कुछ PDF एक ही जगह आपको मिल जाएगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पूरे सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करें अगर पुराने करंट अफेयर्स की 2022 यानी 2022 की, तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, पिछले 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल PDFs, अगेन आप एक सिंगल ईयर बुक की तरफ मूव कर जाइए। दिस इज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्लीटली अपडेटेड ईयर बुक। ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएगी और हार्ड कॉपी बुक फॉर्म में भी आप ऑर्डर कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी के लिए आप parchamclasses.in से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर परचम ऐप पे जा सकते हैं, और हार्ड कॉपी के लिए parchamstore.in इज द प्लेस वेयर शुड बी गोइंग। ठीक है। एंड लास्टली, क्योंकि अब CHSL एग्जामिनेशन बिल्कुल लाइंड अप है, आप लोगों की तैयारी चल रही है, आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव बीन गेटिंग इन टच विद अस। सो अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता है, आप परचम ऐप से SSC का कोर्स ले सकते हैं, GA का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, नॉट करंट अफेयर, स्टैटिक GK, सब कुछ मिल जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी, पूरा कोर्स भी, टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं RICHA10 तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। वैसे अब वीकेंड है, वीकेंड पे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, सो डू चेक देम आउट बिफोर बाइंग एनीथिंग। ठीक है, चलिए, सो ये हो गई सारी जनरल जानकारी। अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, विच इज स्टेट न्यूज़। ओके, तो एज यूजुअल हम किक स्टार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। किक स्टार्ट क्वेश्चंस बेसिकली मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ट्राई कीजिए इनको आंसर करने का। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, नहीं आता है डू नॉट वरी, आज के वीडियो में इन तीनों के आंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं। इट इज बेसिकली टू काइंड ऑफ किक स्टार्ट योर माइंड, लर्निंग मोड में आ जाइए, एक्टिव मोड में आ जाइए, इसलिए क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं। विच स्टेट रिसेंटली अबॉलिश द रेवेन्यू और पटवारी पुलिस? हाल ही में किस राज्य ने राजस्व या पटवारी पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? और ये एकमात्र ऐसा स्टेट था जो कि इस सिस्टम को अभी तक चला रहा था, ब्रिटिश राज का सिस्टम था। कौन सा वो स्टेट है? आंसर करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली बहना स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड इन विच स्टेट? लाडली बहना स्कीम कौन से राज्य में अनाउंस की गई है? पहले लाडली लक्ष्मी इसी राज्य से थी, अब लाडली बहना अनाउंस हुई है। नेम द मिशन ऑफ यूरोप विच विल बी लॉन्च्ड इन April 23 टू एक्सप्लोर द मून्स ऑफ जुपिटर। यूरोप के उस मिशन का नाम बताइए जिसे अप्रैल 2023 में बृहस्पति के चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए लॉन्च किया जाने वाला है। 3 मून्स हैं पर्टिकुलरली जुपिटर के, जिनकी स्टडी के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। उससे आपसे उसका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है जी, चलिए, और हम स्टार्ट करते हैं स्टेट न्यूज के पहले पॉइंट से। J&K गवर्नमेंट टू होस्ट मेडन सरस फेयर 23 फ्रॉम February 4 to 14, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, आई वाज जस्ट चेकिंग माइक ऑन है या नहीं है। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट होस्ट करने वाली है मेडन यानी पहला। अब कोई भी चीज़ अगर मेडन हो रही है, पहली बार हो रही है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहला सरस मेला कहाँ आयोजित होगा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा। उसमें भी बागे बाहू जम्मू के अंदर ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसमें जितने भी आर्टिजन्स होते हैं, जो कारीगर होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो सारे आएंगे अक्रॉस द कंट्री से। ये सिर्फ जम्मू का नहीं है, ये पूरे इंडिया का है। पहला मेडन सरस फेयर है जो कि जम्मू के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेशनल लेवल का फूड एंड कल्चरल फेयर ये होने वाला है। बस कुछ चीज़ों में आपको सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखनी है और कहीं पे जहाँ एडिशनल इन्फो पे एम्फेसिस देना होगा मैं बताते चलूँगी। हाइड्रो टूरिज्म टू बी डेवलप्ड एट NHPC डैम नियर अलची ले। हाइड्रो टूरिज्म को डेवलप किया जाने वाला है
NHPC डैम अल्ची के पास लेह में। अब देखिए सवाल ऐसे भी आ सकता है कि बताइए जो NHPC डैम है अल्ची में वो कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में लाई करता है, आपको पता होना चाहिए। या फिर कहाँ पे लेह के अंदर हाइड्रो टूरिज्म कौन से डैम में डेवलप किए जाने की बात चल रही है। सो आंसर इज लद्दाख टूरिज्म इन एसोसिएशन विद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जिसे NHPC कहते हैं। ये साथ में मिलकर के जो डैम है NHPC का अल्ची एरिया में, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, एक्वेटिक स्पोर्ट्स, उनकी तैयारी चल रही है। और ये डैम जो है NHPC डैम, ये देखिएगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि इंडस रिवर पे है, नियर अल्ची इन लेह, लद्दाख के लेह में। वहाँ से इंडस नदी जाती है और वहाँ पे सबसे हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यही है। ओके, चलिए। HCHF and Ladakh Tourism Department organized annual ethnic Mamani Festival। ममानी फेस्टिवल, अब देखिए जो हाल ही में एग्जामिनेशंस देखे गए हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं SSC की बात करूं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि मैम टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम है, पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है, पटवारी हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, SSC है, नेशनल लेवल एग्जाम है, क्या ये करंट अफेयर उन सबके लिए यूजफुल है? येस दे आर। हमने इसी तरह से पूरे कंटेंट को कंपाइल किया है कि आपके वनडे एग्जामिनेशन हो या स्टेट सिविल्स एग्जामिनेशन हो, ये कंटेंट तो काम आएगा ही आएगा। स्टेट्स और सिविल्स के अंदर जरूर कुछ न्यूज आपको और डेप्थ में जाके पढ़नी होगी, और उसके लिए आप बर्निंग इश्यूज रेफर कर सकते हो जो परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 चैनल पे आते हैं। बाकी सारे सोर्सेज से भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ममानी फेस्टिवल की। हाल ही में रिसेंट एग्जाम्स में 1-2 साल में देखा गया आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट पूछा जाता है, इसलिए कोई भी मेले हो रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, उनको आपको मिस नहीं करना है। सो एथनिक ममानी फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? HCHF लद्दाख टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया। एनुअल नेचर का है ये। कहाँ हुआ? लद्दाख के अंदर हुआ, नंबर 1। तो आप कैसे याद रख सकते हो ममानी फेस्टिवल? आप अपने मामा जी के साथ में लद्दाख गए हो, ठीक है, एक छोटा सा पिक्चर देख लीजिए, ममानी फेस्टिवल याद रह जाएगा। अब ये एथनिक ममानी फेस्टिवल है, यानी यहाँ के जो एथनिक ग्रुप हैं उन्होंने आपस में फूड एंड ऑल एक्सचेंज करके फेस्टिवल मनाया, और इसको स्ते यांगकुंग विलेज और चितकन संग्रहण ने, हिस्टोरिकल स्ते यांगकुंग विलेज है वो ये सेलिब्रेट करता है। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन इज HCHF और लद्दाख टूरिज्म, ये सब मिलकर के इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अगर हम बात करें स्तेयांगकुंग विलेज की, तो ये वन ऑफ द वेल मेंटेन्ड हेरिटेज विलेजेस है लद्दाख के अंदर। इसको डेवलप किया जा रहा है एज अ हेरिटेज विलेज। हेरिटेज यानी जहाँ की पुरानी कला संस्कृति और जो कल्चर है वो विलेज आज भी बना के रखा हुआ है, ठीक है। और इस दौरान जो भी ट्रेडिशनल फूड होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है, वर्शिप की जाती है। ममानी फेस्टिवल लद्दाख, ओके। और सरस फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, सरस फेयर। हिमाचल प्रदेश टारगेट्स, ओके। अब अगर आप एक पैटर्न देख रहे हो, हम जब भी स्टेट न्यूज़ पढ़ते हैं हम स्टेट वाइज न्यूज़ को कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ देखी, फिर लद्दाख की न्यूज़ देखी, अब हम हिमाचल प्रदेश की देख रहे हैं। तो किस तरह से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको चीज़ें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक है। थोड़ी जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ यहाँ डाल दी, फिर कुछ 10 स्लाइड बाद डाल दी, बीच में बहुत सारे और स्टेट आ गए, तो जम्बल्ड अप इन्फो कभी भी दिमाग में ढंग से सेटल नहीं होती है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो हम ध्यान रखते हैं आपको दिया जाए। हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने टारगेट लिया है ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का 2025 तक। उसके लिए क्या किया जाएगा? सोलर प्लांट्स के ऊपर काफ़ी काम किया जाना है। यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे 23-24 के अंदर। CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिस्टोर्स ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, OPS जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने वापस से ले लिया। 2004 से नया पेंशन स्कीम लागू हो गया था, 2004 तक पुराना पेंशन स्कीम चलता था। तो अब आपको पता होना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और नया वाला कौन सा है, पर उससे पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने वापस से पुराने वाला जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी तरफ मूव ऑन कर लिया है। और ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश अकेला राज्य है, राजस्थान के अंदर है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, राइट। लेकिन कुछ ही स्टेट हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है ये स्कीम? इसके अंदर लाइफ लॉन्ग इनकम हर महीने, जैसे रिटायरमेंट के टाइम में जो पेंशन आती है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा होता था कि आपकी तरफ से जो एम्प्लॉय है उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना होता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है और सरकार कंट्रीब्यूट करती है और उनका फंड बन जाता है। और हर महीने उनकी सैलरी का 50% तक का लमसम मैं मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ आपको, रिटायरमेंट के बाद पेंशन हर महीने आती थी।
अब लेकिन इससे क्या होता है, जैसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ी तो बहुत सालों तक पेंशन देनी पड़ती थी, तो एक नया सिस्टम लेकर के आया गया 2004 के बाद में, जिसमें कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और फिर सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, और इसको फिर मार्केट जो जैसे स्टॉक्स हो गया, कुछ हो गया, उनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है पैसे को, और बाद में फिर एक लमसम अमाउंट भी मिल जाता है रिटायर होने के बाद, और आप चाहें तो मंथली मोड के अंदर भी थोड़ा पैसा डाल सकते हो। इस तरह का एक एडजस्टमेंट बिठा दिया जाता है। लेकिन नए वाले पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय को खुद को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। 10% ऑफ देयर जो सैलरी है वो कटती है, जिसमें पीएफ और सारी चीज़ें होती हैं, उसमें रिटायरमेंट फंड का भी एक थोड़ा सा क्वांटम होता है। सो ओल्ड पेंशन स्कीम अश्योर्स लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट, जो कि 50% उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के इक्विवेलेंट होता है। गवर्नमेंट सारा पेंशन का एक्सपेंस बेयर करती है, और अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर भी बेयर कर सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, जो डीएनएस, जो डीएनएस अलाउंस होते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, अगर डीए रिवाइज हो गया तो इनको यहाँ पे पेंशन के अंदर भी बेनिफिट मिलता था। ओपीएस के अंडर में जनरल जीपीएफ, जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, उसका भी प्रोविजन था, लेकिन 2004 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब उसके बाद में आया नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस जिसे कहा जाता है, और नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 2004 से लागू हो गया, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस में ये चीज़, नई चीज़ लागू नहीं हुई। अब ये जो एनपीएस है, ये पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लागू किया जाता है। इसमें सिर्फ सरकारी लोग नहीं, जो प्राइवेट नौकरी वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और इसका मॉडल सिंपल सा है कि अगर आप 18 से 70 साल के बीच में हो और आप कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हो तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। ये पार्टिसिपेटरी स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिसिपेटरी यानी एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करता है, एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है पेंशन कॉर्पस अपनी सैलरी से, ओके, और उतना ही फिर सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करती है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, इसमें लमसम भी मिल जाएगा, और फिर थोड़ा एक अमाउंट होता है जो हर महीने के बेसिस पे आपको दिया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, उत्तराखंड गवर्नमेंट अबॉलिशेस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू या पटवारी पुलिस। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया कि बताइए कौन सा स्टेट है जिसने कि पटवारी पुलिस का कॉन्सेप्ट हटाया है, तो इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसमें ये सिस्टम चल रहा था, उत्तराखंड के अंदर ये सिस्टम चल रहा था कि जो भी रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, जहाँ पे अगर आपको कोई भी सिविल केसेस होते हैं या ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, क्राइम्स हो रहे होते हैं, तो वहीं के कम्युनिटी के लोगों को बना दिया जाता है रेवेन्यू पुलिस या पटवारी पुलिस इनको कहते हैं। लेकिन इनके पास प्रॉपर ना तो ट्रेनिंग होती है, ना इनके पास प्रॉपर अपने सिस्टम्स होते हैं, तो किस बेसिस पे आप क्रिमिनल्स को टैकल कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया गया था, और इसलिए अब इसको अबॉलिश किया गया है। जितने भी रेवेन्यू विलेजेस हैं अब रेगुलर पुलिसिंग सिस्टम के अंडर में आएंगे, जैसे नॉर्मल पुलिस देखते हैं हम हर जगह, यहाँ पे भी अब वही सिस्टम होगा। लाइक आई टोल्ड यू, ब्रिटिश काल से चला आ रहा था। हिली स्टेट्स जो थे 150 साल से सिस्टम को ये फॉलो कर रहा था कि सिविल ऑफिशियल्स या पटवारीज होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और उनको इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट कर सकते हैं वो लोगों को, जस्ट लाइक पुलिस, उनके पास ये पावर थी, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ना आपके पास स्किल्स हैं, ना आपके पास इन्वेस्टिगेशन के कोई तरीके हैं, सो इट शुड बी अबॉलिश्ड, एंड नाउ उत्तराखंड हैज डन दैट, अनाउंस दैट, ओके। द सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगली खबर क्या है, सोल ऑफ स्टील, ये जो चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया। सोल ऑफ स्टील लॉन्च किया गया जनवरी 14 को। जनवरी 14 वेटरन्स डे आता है ना, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, और उस दिन इसको लॉन्च किया गया। जो एंड्योरेंस होती है, यानी कितनी क्षमता है आपकी हायर एल्टीट्यूड में कुछ करने की, उसको चेक करने के लिए किया गया लॉन्च। नंदा देवी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में पड़ता है। इंडियन आर्मी जो है उसने साइन किया एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लॉ के साथ में। ना व्हाट इज दिस क्लॉ? क्लॉ इज कॉन्क्विस्ट लैंड, एयर एंड वाटर। कॉन्क्विस्ट करो लैंड, एयर और वाटर को। ग्लोबल, ये पूरा क्लॉ ग्लोबल है एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सो बेसिकली सोल ऑफ स्टील क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट्स लॉन्च किए गए हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर, ताकि अलग अलग हायर ऑल्टीट्यूड्स में अलग अलग लोगों का एंड्योरेंस सामने आ सके। और एक तरह से हम वेटरन्स को एक होमेज पे कर रहे हैं कि देखिए आप ही ने मेहनत मशक्कत नहीं की हमें सेव करने के लिए, हम भी आज करके आपको दिखा रहे हैं, ओके। एंड क्लॉ ग्लोबल जो है वो 2019 में सेटअप किया गया था मेजर रिटायर्ड विवेक जेकब जी द्वारा। एंड बस इसके अंदर एडवेंचर टूरिज्म को उत्तराखंड में ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना, ताकि बाहर से भी लोग आए और यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। देन उत्तराखंड पास द विमेन्स रिजर्वेशन बिल। से उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, और एक बहुत बड़ा स्टेप रहा जिसके तहत 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो डोमिसाइल्ड विमेन है, यानी कि जो वहीं की लोकल विमेन है, उनको दिया जाएगा स्टेट की पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट्स के अंदर। और इस बिल का नाम रहा उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर विमेन बिल 2022। सो हॉरिजॉन्टल 30% रिजर्वेशन टू द फीमेल्स। और पर्टिकुलरली उत्तराखंड में इसकी ज़्यादा नीड इसलिए थी क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करके दूर दूर के इलाकों तक पहुंचना डिफिकल्ट है, तो इसलिए देखा जाता है कि जो पब्लिक डोमेन है, जो गवर्नमेंट डोमेन है, उसके अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और उसको ये वाला स्टेप बहुत बढ़ावा देने वाला है। नेक्स्ट, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन उत्तराखंड। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज बिल्ड करने वाली है, क्या बिल्ड करने वाली है? इंडिया की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। सोलर पैनल्स बनते हैं जहां पे, जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर ये ग्रीन कैटेगराइज इसको किया गया है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस नहीं करेगी और कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करेगी। और भारत की ऐसी पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री होने वाली है। कहाँ? उत्तराखंड के रुद्रपुर के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ओके, और ये एंड ऑफ 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगी और ये 500 मेगावाट पर एनम सोलर एनर्जी जनरेट करेगी, जो कि 1 गीगावाट तक स्केल अप की जा सकती है, यानी बढ़ाई जा सकती है। इस प्लांट को सर्टिफाई किया गया है ग्रीन, इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है ना, तो ग्रीन सर्टिफिकेट इसको मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से। और ये ग्रीन क्यों दिया गया? बिकॉज CO2 एमिशंस एंड ऑल कम करेगी और हमारा जो पर ईयर 70 मिलियन टन्स तक का CO2 एमिशंस रिड्यूस होगा इसके चलते। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बजरंग सेतु। सेतु क्या होता है? ब्रिज होता है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बजरंग सेतु टू बी कंप्लीटेड बाय जुलाई 2023। उत्तराखंड के अंदर लक्ष्मण झूला है, राइट? उत्तराखंड में भी कहाँ पर है ये? ऋषिकेश के अंदर है, राइट? सो जो लक्ष्मण झूला है उसको सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस के चलते अब यूज़ करना बंद कर दिया गया है। उसको 2022 में क्लोज कर दिया गया था। पेडेस्ट्रियंस अब उस पर नहीं चल सकते, लेकिन उसको हटाया नहीं है, एक यादगार के तौर पे उसको अभी भी हेरिटेज के तौर पे रखा गया है। लेकिन उसी के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है बजरंग सेतु का, जो कि एशिया का सेकेंड और कंट्री का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज कहा जा रहा है। ये ऋषिकेश में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जुलाई 2023 तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना है एंड 67 करोड़ की लागत से नया ब्रिज बन रहा है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है बजरंग सेतु कहां पर है? ऋषिकेश के अंदर है, उत्तराखंड में है। अच्छा, अब यहां पे अगर मैंने आपसे कहा है कि एशिया का सेकंड केबल सस्पेंशन ब्रिज है, इंडिया का पहला बट एशिया का सेकंड, तो यहीं पे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई एशिया का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज कौन सा होगा? आएगा ना दिमाग में क्वेश्चन, और चलिए ढूंढिए और आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ एक्सरसाइजेस खुद से करेंगे तो मेहनत लगेगी, और मेहनत लगेगी तो वो आंसर दिमाग में रुका रहेगा, है ना। चलिए, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। ध्यान दीजिएगा, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, आज की तारीख में तेलंगाना में है जो सबसे लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, और अपकमिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाला है। लेकिन अगर हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट हुआ? तो ये हुआ चंडीगढ़ के अंदर। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के अंदर इनॉग्रेट हुआ। गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारीलाल पुरोहित जी ने इसको इनॉग्रेट किया, और 2000 किलोवाट पावर का ये वाटर वर्क्स में चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। इसको डिजाइन और एग्जीक्यूट किया है क्रेस्ट ने। क्रेस्ट स्टैंड फॉर चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड एट मोहाली। मोहाली कहाँ है? पंजाब के अंदर है। सो मोहाली में पहली बार नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। क्या होता है जीनोम एडिटिंग या ट्रेनिंग सेंटर? जीनोम क्या होते हैं? जीन होते हैं, जीन भी कहा जाता है, जीनोम भी कहा जाता है। तो जीन में जरा से फेरबदल से, एडिशन, डिलीशन, म्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बनाने से जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी प्लांट के, एनिमल के, वो चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया ये नेशनल जीनोम एंड ट्रेनिंग सेंटर। और कहाँ? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली इन पंजाब के अंदर। और साथ ही साथ 4 दिनों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी की गई यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की। नाउ लाइक आई वाज टेलिंग यू, जीनोम क्या होता है? सो जीनोम एडिटिंग के अंदर जो DNA होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड डीएनए जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर छोटा सा फेरबदल कर दिया जाता है। वो एडिशन डिलीशन कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑल्टर हो जाएगा। तो इसका मेन पर्पस है क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करना, ताकि और पैदावार बढ़ाई जा सके, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रॉप्स को ढाला जा सके, बिकॉज पंजाब इज नोन फॉर एग्रीकल्चर। और ऐसा नहीं है ये जो सेंटर है सिर्फ पंजाब को हेल्प करेगा, ये पूरे इंडिया के अंदर जेनेटिकली एनहांस्ड क्रॉप्स को डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन becomes the longest fully automatic block signaling ABS section of Indian Railways। पॉइंट समझने का है, अभी समझते हैं। गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। ना व्हाट इज दिस ABS, ये समझे उससे पहले न्यूज़ दिमाग में रजिस्टर हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सबसे लंबा फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग ABS कहाँ पर है इंडियन रेलवेज का, तो गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन जो है वो लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक मतलब ABS है शॉर्ट में, ठीक है। अब इसका ये मतलब होता है कि जैसे आप पिक्चर देखिए पहले, उसके बाद हम वापस यहाँ आते हैं। अगर आप ये रेल की पटरी देख रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब सिंगल पटरी दो पटरियों में डिवाइड हो जाती है और आगे जाके फिर सिंगल पटरी की तरह मर्ज हो जाती है। यहाँ से एक सिंगल पटरी जा रही थी, डिवीजन हुआ इस पटरी के अंदर और फिर ये जुड़े और एक पटरी की तरह वर्क करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सिग्नल होता है और यहाँ पे भी एक सिग्नल होता है, ताकि यहाँ से A ट्रेन आ रही है फॉर एग्जांपल, यहाँ से B ट्रेन आ रही है, अगर ये B ट्रेन इसमें एंटर कर गई तो A ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि स्टॉप, आप रुक जाइए यहीं पे, इससे आगे मत जाइए। वाई? बिकॉज ये B ट्रेन यहाँ से एंटर कर रही है, ओके। या फिर यहाँ पे रुक जाइए फॉर एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि B ट्रेन यहाँ से एंटर कर रही है। जब ये B ट्रेन क्रॉस हो जाएगी, जब उनको लगेगा ये यहाँ पे पहुँच गई, तो यहाँ से इसको एंटर करवाने का सिग्नल मिल जाएगा। सो बेसिकली इस ये जो पूरा डाइवर्जन होता है उसमें कब कोई ट्रेन एंटर कर रही है, कब उसके थ्रू जा रही है, कब निकल चुकी है बाहर, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो किसी एक इंसान को ध्यान नहीं देना कि A ट्रेन को और B ट्रेन को कब रोकें, कब जाने को कहें, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक सिग्नल है ये, ठीक है। आई रियली होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सो अब यहाँ से समझिएगा कि ये जो पूरा लॉन्गेस्ट, हमने बोला लॉन्गेस्ट ABS है, तो कितना किलोमीटर का है? 762 किलोमीटर तक का इतना लंबा ABS गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के अंदर सेटअप किया गया है। और अगर हम 22-23 की बात करें तो टोटल 268 राउट किलोमीटर्स थे जिन पे ABS इस्टेब्लिश किया गया। और इससे क्या होगा? इससे हम ज़्यादा ट्रेन ला सकते हैं, ज़्यादा रूट्स पे ट्रेन चल सकती हैं, बिकॉज अब ऑटोमेटिक हो गया, ट्रेन को पता होगा तो हम एक साथ 2 ट्रेन चला सकते हैं। वरना क्या होता है, एक ट्रेन आती पूरे ट्रैक को यूज़ करती, तब हम दूसरी ट्रेन को चलाते, राइट। सो मोर ट्रेन्स कैन बी इंडक्टेड नाउ। और ABS क्या है? मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल्स। यहाँ से अगर एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन को हम एक पॉइंट पर रोक सकते हैं, जब वो इस ट्रैक में एंटर कर जाएगी तो उसको यहाँ से बुला सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Now, Military Tattoo and Tribal Dance Festival 2023. Military, yes you heard it right. Military Tattoo and Tribal Dance. Tattoo जो होता है ना, वही है ये। So, Ministry of Defense और Ministry of Tribal Affairs ने मिल करके Military Tattoo and Tribal Dance Festival ऑर्गेनाइज किया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया ये? इसको दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया और इसको आदि शौर्य पर्व पराक्रम का भी नाम दिया गया। तो अगर पराक्रम वर्ड आ रहा है तो पराक्रम दिवस के आसपास होगा। 23 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। और इसका मेन एम क्या है? एक तो जो ब्रेवरी रही सुभाष चंद्र बोस जी की, उसको याद करना, उसके साथ में जो भी सैक्रिफाइस किए हमारे ब्रेव हार्ट्स ने हमारी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको याद करना। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट संविधान उद्यान इन जयपुर। संविधान उद्यान प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने कहाँ इनॉग्रेट किया? अगर आपसे पूछा जाए, जयपुर के अंदर इनॉग्रेट किया गया। उसी के साथ साथ फाउंडेशन स्टोन यानी नींव का पत्थर भी रखा गया 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट का जयपुर में। बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन ये बीकानेर राजस्थान में नहीं, इसको जयपुर राजस्थान में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और इसको SJVN लिमिटेड अपनी सब्सिडीज के थ्रू मैनेज करेगी, जो कि स्टेट ओन्ड है। और ये जो प्रोजेक्ट है मार्च 24 तक फंक्शनल हो जाएगा, कमीशन कर लिया जाएगा, ओके। ये सब वन लाइनर्स की तरह आप ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की इनमें ज़रूरत नहीं है। ना दिस इज़ द पॉइंट जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में साइनिंग ऑफ क्वेश्चन पूछा था वीडियो के एंड में, कि कौन सा स्टेट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। सो आंसर इज राजस्थान। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति
हिंदी में ये कहा जाता है लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, ब्लाइंडनेस से रिलेटेड इश्यूज ना आए उनको कंट्रोल करने के लिए एक पूरी ड्राइव चलाई गई है और दिस विल इंश्योर राइट टू साइट, देखने का अधिकार सबको मिले। एंड इसके लिए जो मैंडेटरी किया जाएगा, केराटोप्लास्टी कहा जाता है, जो कॉर्निया होता है उसके ट्रांसप्लांट्स होते हैं और आई बैंक्स अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में मैंडेटरी रूप से एस्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किया जा सके। और 2020 में 1.1% प्रेवलेंस था ब्लाइंडनेस का और टारगेट किया जा रहा है कि इसको 0.3% तक लाया जा सके। तो राजस्थान सबसे पहले ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लाने वाला स्टेट। In which state did the first IVF in vitro fertilization, जिसे artificial insemination भी बोल देते हैं, in vitro fertilization भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं ना। So first IVF unit for animals start। कौन सा राज्य है जिसमें पशुओं के लिए पहली IVF इकाई की शुरुआत हुई है? आंसर इज गुजरात का अमरेली। गुजरात है बेसिकली आंसर, क्योंकि स्टेट पूछा जा रहा है, लेकिन गुजरात के अमरेली के अंदर एनिमल्स के लिए IVF यूनिट सबसे पहला इस्टेब्लिश किया गया है। और इसको इनॉग्रेट किया पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, जो कि हमारे कौन से मिनिस्टर हैं? पशुपालन, है ना। एंड ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट और अमर डेयरी का, अमर डेयरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेट्स 2023 इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ होता है? वो गुजरात में होता है। देखिए, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल के नाम से आपको राजस्थान में भी सेलिब्रेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहा जाता है वो गुजरात का है और इसको वहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने इनॉग्रेट किया अहमदाबाद के अंदर। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम रही वो G20 की थीम ही थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके बेसिस पे इस थीम को रखा गया। नेक्स्ट, विज्ञानिका। विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इवेंट हेल्ड इन IISF भोपाल। सो अगर पूछ लिया जाए विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, साइंस को बढ़ावा देना लिटरेचर के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, है ना, तो उसको साइंस लिटरेचर फेस्टिवल कहा गया। तो कहाँ हुआ ये? विज्ञानिका भोपाल के अंदर हुआ और इसको सेलिब्रेट किया गया एज अ पार्ट ऑफ 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF। जैसे लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं कई जगहों पे, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, इसी तरह से ये IISF है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में, और उसी के तहत विज्ञानिका को भी ऑर्गेनाइज किया गया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान भारती तीनों ने मिल करके IISF को ऑर्गेनाइज किया। थीम क्या थी? मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक के जो 25 साल होने वाले हैं, इसको अमृतकाल नाम दिया गया है। उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, ये थीम रही। विज्ञानिका का मेन ऑब्जेक्टिव साइंस को प्रमोट करना थ्रू पोइट्री, मल्टीलिंगुअल लिटरेचर, ड्रामा, फोक आर्ट, इन सब के जरिए साइंस को प्रमोट किया जाए। और IISF हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 2015 से। भोपाल के अंदर ये हुआ। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान अनाउंस लाडली बहना स्कीम। ये आ गया आपका क्वेश्चन दूसरा जो पूछा गया था। लाडली लक्ष्मी स्कीम भी MP में चलती है, एग्जाम में पूछी गई है, और अब ये लाडली बहना स्कीम हो गई। जहाँ जहाँ पे अब इलेक्शंस होने हैं वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर फीमेल्स को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना भरण पोषण और अपनी फैमिली को संभाल सकें, जहाँ पे पोल्स आर ड्यू। ठीक है जी। अ सम ऑफ 60,000 करोड़ टोटल इस स्कीम के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की जो फीमेल्स हैं पर्टिकुलरली उनको। द नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना पूरा नाम है इसका। ये लॉन्च की मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी लाडली बहना स्कीम थी और अब ये मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है। ये टीकमगढ़ के बागपुरा पंचायत से लॉन्च की गई। अब इसके तहत क्या होगा कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के हैं ऑफकोर्स, सो उनको एक प्लॉट दिया जाएगा करीब 600 स्क्वायर फीट का, ताकि वो अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर सकें। और बहुत सी स्कीम्स के तहत ये दिया जाएगा, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन विद 5-star रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय FSSAI। सो FSSAI ने सर्टिफिकेशन दिया है 5-star रेटिंग का ईट राइट स्टेशन
सर्टिफिकेट पे टैग होता है ईट राइट स्टेशन, और कितनी रेटिंग मिली है, 5 स्टार की रेटिंग मिली है। किसको? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। बेसिकली दिखाता है कि वहाँ का जो खाना है वो सेफ है और न्यूट्रिशियस है सारे पैसेंजर्स के लिए। बाकी भी रेलवे स्टेशन हैं जिनको ये FSSAI का सर्टिफिकेशन मिल रखा है, जिसमें आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का, सेंट्रल रेलवे मुंबई का, वडोदरा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और भोपाल रेलवे स्टेशन शामिल है। अगर हम FSSAI की बात करें तो उससे जुड़े हुए कुछ आप स्टैट्स देख सकते हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो सारी खाने की चीज़ों को रेट करते हैं। In which state is the Korva Ordnance Factory situated where the production of Kalashnikov AK-203 assault rifles began? AK-47 थी जैसे, ऐसे AK-203 राइफल्स हैं, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की राइफल्स हैं। और कलाशनिकोव इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है बेसिकली, जिससे राइफल्स बनाई जानी है। और इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये प्लांट इनका सेटअप किया गया है। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिचुएटेड है? नाम क्या है उसका? कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एंड इंडो रशियन राइवल्स प्राइवेट लिमिटेड है जिसका पूरा प्लान है 100% प्रोडक्शन इन AK-203 राइफल्स का इंडिया के अंदर किया जाना। इंडिया पहला कंट्री बन जाता है जहाँ पे ये पूरी AK-200 सीरीज असॉल्ट राइफल जो हैं वो पहली बार प्रोडक्शन के लिए दी गई हैं। और अभी ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं किसको रिप्लेस करेंगी? इंडिया के अंदर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम INSAS 5.56 × 45 mm असॉल्ट राइफल्स होती हैं, वो यूज़ की जाती थी, उनको रिप्लेस किया जाएगा AK-203 असॉल्ट राइफल से। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट बिगिंस कास्ट सर्वे इन स्टेट। कास्ट सर्वे पे पहले भी हमने बात की थी कि करेगा बिहार, और अब कास्ट सर्वे स्टार्ट हो गया है। इट स्टार्टेड ऑन 7 जनवरी और ये 31 मई तक चलेगा। कास्ट बेस्ड सर्वे यानी कि अभी हम सिर्फ ये करते हैं कि जनरल कास्ट है, SC है, ST है, तो अब उस कास्ट में भी फर्दर बाइफर्केशंस करके और पता लगाया जाएगा कि OBCs कितने हैं और SCs में भी कौन कौन से हैं, STs में भी कौन कौन से हैं। सो कास्ट सर्वे रिक्वायर्ड मेजर्स लेने में हेल्प करेगा कि डिप्राइव्ड जो सेक्शंस हैं उनके लिए टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाई जा सकें, ऐसा बिहार राज्य सरकार का कहना है। और 500 करोड़ की लागत से ये पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। अगर हम कास्ट बेस्ड सर्वे की बात करें तो ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ये 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस जो होता था वो किया ही जाता था, और 1941 में भी ये किया गया, हालांकि इसके जो डेटा थे वो पब्लिश नहीं किए गए। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से 2011 तक जो कास्ट पे बेस्ड कोई भी डेटा सामने नहीं लाया गया। और ऐसे केसेस में क्या होता है, OBCs हो गए या फिर अदर कास्ट हो गई, उनके लिए प्रॉपर एस्टिमेट हमारे पास नहीं होता है कि OBCs कितने हैं, बाकी कास्ट कितनी हैं, तो उसको सामने लाने के लिए बिहार ने ये प्लान किया है। और मंडल कमीशन की अगर हम बात करें, जो लास्ट एस्टिमेट है हमारे पास, तो इंडियन पॉपुलेशन का 52% OBC पॉपुलेशन थी। अब कभी अगर कास्ट बेस्ड सर्वे पूरा इंडिया बेसिस पे होगा तब सामने आएगा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट्स ट्रेडिशनल चेरचेरा फेस्टिवल। चेरचेरा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 36, अब कोई आपको बार बार बोले 36 रुपये दे, 36 रुपये दे, आप बोलो भाई मुझे हिंदी में 36 आता ही नहीं है, इंग्लिश में बोलना क्या होता है 36, अच्छा। फिर भी वो हर बार 36 बोले तो एक इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा कि क्या है, हिंदी काउंटिंग क्यों बोलते रहते हो, 36 मुझे नहीं पता। तो चिड़चिड़ा से चेरचेरा, ये छोटा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं कि 36 बोलते ही कोई इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है ना, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो दूधाधारी मठ जो है वहाँ पे रायपुर के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, और आप CM को देख सकते हैं सेलिब्रेशंस में। ये कब मनाया जाता है? फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा। कौन से महीने की? पौष महीने की पूर्णिमा को चेरचेरा त्यौहार मनाया जाता है। और ये कल्टीवेशन के बाद बहुत सारी फसल आई है, अनाज आया, तो ये मनाया जाता है। एग्जाम के अंदर ना अभी रिसेंटली देखा गया कि फेस्टिवल में भी डेप्थ में जाके पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फेस्टिवल जो हमारे ट्राइबल्स मनाते हैं या जो पुराने समय के चले आ रहे हैं वो हार्वेस्ट, अधिकतर, नॉट ऑल पर अधिकतर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। बाकी जो होते हैं उनमें थोड़ा ध्यान दे लिया करो। महीने का अगर आपको आइडिया होगा हिंदू कैलेंडर का तो वैसे भी आप आइडिया लगा लोगे, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा उस पर फोकस कर लिया कीजिए, बिकॉज अब सिर्फ सरफेस स्टडी से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, इट इज़ नीडेड। एग्जामिनर सिर्फ हेडलाइन से क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं पूछते हैं। सो माइथोलॉजिकल बिलीफ के हिसाब से देखें तो जो शंकर जी है उन्होंने अन्नपूर्णा देवी से कहा था कि भाई अन्न धन की वर्षा की जाए, अन्न दिया जाए, तो इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हरी सब्जियां और जो धान वगैरह होता है वो इस दिन दान किया जाता है, चढ़ाया जाता है। रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट स्पॉटेड इन छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी नेशनल पार्क।
अब एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कांगड़ घाटी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट है लेकिन करंट में से निकाल के एग्जामिनर पूछ सकता है। सो कांगड़ घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के अंदर, और 3 नेशनल पार्क्स हैं टोटल यहाँ पे, जिसमें से एक ये है। और यहाँ पे रेयर ऑरेंज कलर की बैट देखी गई है, खूबसूरत बैट है, बहुत प्रिटी कलर्स हैं, है ना, ये यहाँ पे देखी गई है। और इसको ग्लोबली एंडेंजर्ड घोषित कर रखा है, ये एंडेंजर्ड है। इसका साइंटिफिक नेम इज कैरिवोला पिक्टा। कैरिवोला पिक्टा साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली ये जो है बांग्लादेश, ब्रूने, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ये थाईलैंड, वियतनाम, ये वाले पूरे बेल्ट में पाई जाती है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा और अब कांगड़ घाटी वैली जो छत्तीसगढ़ की है वहाँ इसको देखा गया है। ना कांगड़ वैली नेशनल पार्क के बारे में ये कुछ आपको स्टैट्स मिल जाएंगे। लाइक आई वाज टेलिंग यू 3 नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, बाकी 2 कौन से, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये कुछ ट्रिविया है, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स लोगे तो उसमें आ ही जाएगा, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े, है ना, वरना आपको क्या होगा, फिर आपको स्टैटिक पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो एक ही जगह पे दे दिए जाते हैं। तलचर फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा विल बी रेडी बाय अक्टूबर 2024। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि तलचर उर्वरक संयंत्र जो है वो कब तक रेडी होगा, नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि तलचर फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे बन रहा है, कौन से स्टेट में बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा के अंदर बन रहा है। और लार्जेस्ट एंड फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट है ये इंडिया का, कोल को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हमको यूरिया का, फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम जो यूरिया का आयात करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं वो बहुत कम हो जाएगा जब ये प्लांट बन जाएगा, बिकॉज कोल का गैसिफिकेशन यहाँ किया जाना। और ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट है तलचर, ओडिशा के अंदर। अब यूरिया इंपोर्ट्स को हमारे कम कर देगा। अब इसके अलावा आपको क्या देखना है वो ये देखिए कि कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। सो कोल गैसिफिकेशन ये है जब हम कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं, पूरा नहीं, पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं एयर, ऑक्सीजन, स्टीम या कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, तो गैस प्रोड्यूस होती है और उसको सिन गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिन गैस। सिन गैस बेसिकली मिक्सचर है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर का, और इसको फिर हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर, फ्यूल, सॉल्वेंट, सिंथेटिक मटेरियल के फॉर्म में। तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, मूविंग ओवर टू वेस्ट बंगाल नाउ। शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, शी फीड्स द वर्ल्ड। तो ये फोकस्ड है, अगेन शी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, फीमेल्स पे फोकस्ड है। फीमेल्स जो कि एग्रीकल्चर का हिस्सा हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, मार्केट से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, इसके चलते वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही इकोनॉमी में, हालांकि काम में लगी हुई हैं। तो ये जो प्रोग्राम है शी फीड्स द वर्ल्ड, ये कोशिश करेगा उन फीमेल्स को एम्पावर करने का, उनको सारी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मार्केट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का, ताकि वो भी फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। और इसको पेप्सिको और केयर इन इंडिया ने मिलकर के लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल के अंदर। करीब 48,000 विमेन हैं, जिन पे कि उनकी फैमिलीज भी डिपेंडेंट अगर हैं तो करीब 1.5 मिलियन लोग, 1.5 मिलियन लोग हैं जो इससे बेनिफिट लेंगे। क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, विमेन जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, हेल्दी बैलेंस डाइट मिलेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ये सारा इसका टारगेट एरियाज हैं। देन गंग सागर मेला 2023। गंग सागर मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 24 परगना ये डिस्ट्रिक्ट है, और उसके भी बिल्कुल साउथ में यहाँ पे ये आता है सागर आइलैंड। यहाँ पे गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली। और कहा जाता है कि भाई जिस तरह से कुंभ होता है ना बहुत बड़ा, इसी तरह से उतनी ही बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है। कब? मकर संक्रांति में गंग मेला। देन असम की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। मेन मैरिंग गर्ल्स बिलो 14 यानी 14 साल से कम उम्र की गर्ल से शादी करने पर आदमियों को टू बी बुक्ड अंडर पॉक्सो एक्ट के तहत बुक किया जाएगा। सो अगर कोई 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करेगा तो उस पुरुष पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नॉट अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बट अंडर पॉक्सो एक्ट, जो कि बहुत सीवियर एक्ट है, और उसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। सो इफ यू आर हैविंग सेक्स विथ अ गर्ल बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, आपने मैरिज में किया हो या अदरवाइज किया हो, पॉक्सो एक्ट के तहत आपको धरा जा सकता है। सो पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 डिफाइन करता है चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18, और उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में उसके साथ आप जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 14 ईयर्स के नीचे भी अगर आप ऐसा करते हो, पॉक्सो एक्ट के तहत आपको डाला जाएगा, ठीक है। देन व्हाट एल्स?
एक और प्रोविज़न है कि भाई 14 से 18 के बीच में अगर आप इस एज ग्रुप में मैरिज करते हो गर्ल के साथ तो फिर आपको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत चार्ज किया जाएगा। फीमेल की कितनी मैरिजेबल एज है इंडिया के अंदर? 18 साल है। मेल की कितनी है? 21 साल है। यहाँ पे भी ये बात हमने बता दी। एंड पंचायत सेक्रेटरीज जो हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के तौर पे। सो बेसिकली असम के अंदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग अराउंड 26 to 36% कुछ है जिसमें कि चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हैं, राइट। और उसको अब कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रोकथाम करने के लिए जो CM हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लाइक दिस पे आए हैं सामने। गुरंग कम्युनिटी इन सिक्किम सेलिब्रेट्स द न्यू ईयर फेस्टिवल तामू लोसर। तामू लोसर कौन मनाता है, कहाँ मनाया गया? तो तामू लोसर गुरंग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है और सिक्किम के अंदर ये मनाया गया। गुरंग कम्युनिटी बेसिकली मंगोल्स उनके पूर्वज हैं ऐसा माना जाता है, और मंगोल जब तिब्बत साइड से आए और यहाँ पे आकर के सेटल हुए तो गुरंग कम्युनिटी वहाँ से निकली है। गुरंग आर हिल पीपल जो कि सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इंक्लूडिंग नेपाल यहाँ पे रहते हैं। ओरिजिन पूरी तौर पे नहीं जाना जाता लेकिन मोंगोलाइड ओरिजिन इनका माना जाता है। 2000 ईयर्स पहले तिब्बत से इनके एंसेस्टर्स यहाँ आए थे। अगर हम सिक्किम की कल्चरल एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिक्किम के अंदर लेपचाज हैं, भूटियाज हैं, नेपालीज हैं। ओके, अगर लेपचाज की बात करें तो ये बुद्धिस्ट या क्रिश्चियंस होते हैं। भूटियाज जो हैं वो ओरिजिनली खाम एरिया में होते हैं ईस्टर्न तिब्बत के, और वो लेमनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, गुरंग कम्युनिटी आपको समझ आ ही गई। लोसर फेस्टिवल वैसे भी न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है, तिब्बतन न्यू ईयर, और यहाँ पे तामू लोसर किससे हो जाएगा? गुरंग से रिलेटेड हो जाएगा। देन इमोइनु इराप्पा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस मणिपुर। इमोइनु इराप्ता फेस्टिवल मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया गया। अब पहले तो ये याद रख लो, है ना, तो मनी को लेकर के कोई भी किसी को भी रैप्टा भी मार सकता है। इराप्टा से आप रैप्टा समझ तो थप्पड़ देना। सो मनी को लेकर के रैप्टा पड़ सकता है, तो इमोइनु इराप्टा फेस्टिवल मणिपुर का हो जाएगा। और इसके अंदर मेती कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, मेती कम्युनिटी। और इमोइनु इराप्टा फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। गॉडेस हैं इमोइनु गॉडेस, उनको सारे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए, और फलें फूलें हम वेल्थ हो हमारे पास इसके लिए। ठीक है, तो मनी से रिलेट कर सकते हो। मणिपुर सेलिब्रेट गान इंगाई फेस्टिवल। गान इंगाई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में किया गया। सो जिसके पास ज़्यादा मनी होता है वो मनी का गान भी गाता है ना, कि अरे हम बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे करके एसोसिएट कर लीजिए। गान इंगाई मणिपुर। सो नगाई बोलेंगे या इंगाई बोलेंगे, वहाँ का जो भी लोकल डायलेक्ट है उस हिसाब से देख लीजिएगा। सो गान इंगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया गया। ज़िलियांगग्रोंग कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को उन्होंने मनाया 4 जनवरी के अंदर। ये ईयर एंड का फेस्टिवल है, जब हार्वेस्ट आ जाती है, स्टोर कर ली जाती है, तो ये अगेन पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, गुड हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है। और बस इतना ही है, ज़िलियांगग्रोंग कम्युनिटी जो है मणिपुर की वो इसको ऑब्जर्व करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स मार्जिंग पोलो स्टैचू इन मणिपुर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मार्जिंग पोलो स्टैचू जो मूर्ति है उसको इनॉग्रेट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अब कौन है मार्जिंग पोलो? मार्जिंग जो हैं वो पोलो के गॉड माने जाते हैं, और कहा जाता है जो मॉडर्न पोलो है ना, जो घोड़े पे बैठ के पोलो खेला जाता है, वो यहीं से मणिपुर से ही ओरिजिनेट हुआ है। और यहाँ पे इसको सागोल कांगजे स्टैचू भी कहा जाता है। 122 फीट हाई ये स्टैचू है और मणिपुर के अंदर। एंड सागोल कांगजे इज द नेम ऑफ दैट गेम ऑफ पोलो जो कि मणिपुर में खेला जाता है। सागोल कांगजे से ही मॉडर्न गेम ऑफ पोलो निकला मानते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन शिलोंग। सो शिलोंग के अंदर पहला ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाना है, जहाँ पे ट्रेनिंग भी होगी और वहाँ से गेमिंग को भी बूस्ट किया जाएगा। बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा अपकमिंग मार्केट है जो कि आ गया है, लेकिन अभी और उसमें बहुत सारा स्कोप है। सो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप करेगी इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए। कहाँ? शिलोंग में मार्च के अंदर ये सेटअप होना है। और ये क्या करेगा? स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और ये सारे इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे ऑफकोर्स इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एंड मेती जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT शिलोंग के अंदर, जिससे ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की जाएगी डिजिटल स्किल्स के अंदर।
Then Kota tribe of the Nilgiris celebrated अय्यनूर अमनूर फेस्टिवल। सो एक और फेस्टिवल है अय्यनूर अमनूर फेस्टिवल, किसने सेलिब्रेट किया? नीलगिरीज में रहने वाली कोटा ट्राइब ने इसको सेलिब्रेट किया है, अय्यनूर अमनूर फेस्टिवल। ओके और इसके अंदर पर्टिकुलर 2 साल में एक बार होता है जिसमें पॉट बनाए जाते हैं और फिर उन पॉट में खाना बनाया जाता है और फिर खाना शेयर किया जाता है, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो ये पूरी फेस्टिवल है जो 1 वीक तक सेलिब्रेट किया जाता है अय्यनूर अमनूर नीलगिरी की कोटा ट्राइब के द्वारा। अदर मेजर ट्राइबल फेस्टिवल, अब देखो ये ट्राइबल फेस्टिवल था तो यहीं पे कुछ एक ट्राइबल फेस्टिवल्स और हैं, उनका कंपाइलेशन हमने दे दिया, इंपॉर्टेंट है। मेदराम जात्रा फेस्टिवल जो कि ट्राइबल्स का सबसे बड़ा फेयर माना जाता है। देन भगोरिया फेस्टिवल, मिमकुट फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, यू कैन गो थ्रू देम लेटर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स द स्टील आर्च सियोम ब्रिज। सो स्टील आर्च सियोम ब्रिज, ये स्टील आर्च आपको दिख रही है, ये सियोम ब्रिज है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में एक और रूट की तरह काम आएगा। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसलिए इसको सियोम ब्रिज, मिलता जुलता है मतलब इसलिए तो नहीं, तो रिलेट करके आप याद रख सकते हो। ऑल्टरनेटिव रूट इंडिया चाइना बॉर्डर तक ये प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट परशुराम कुंड फेस्टिवल। सो परशुराम कुंड की नींव रखी गई, ये कुछ मतलब आई थिंक लास्ट ईयर के बिगिनिंग में हमने पढ़ा था न्यूज़ के अंदर। परशुराम कुंड फेस्टिवल कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? लोहित। तो लो भाई परशुराम फेस्टिवल आ गया। परशुराम कुंड फेस्टिवल के अंदर इसको कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा गया, हिंदू धर्म से रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। सो कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट परशुराम कुंड फेस्टिवल। और ये जो पूरा परशुराम क्या बोलेंगे हम, कुंड है, इसको डेवलप किया जा रहा है अंदर प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, कि जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन पे हमको टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है तो वहाँ पे प्रसाद स्कीम के तहत फंड्स लगाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लोहित। नोबेल्स हेलन बटरफ्लाई। नोबेल्स हेलन ये प्रजाति है बटरफ्लाई की, बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। ब्लैक मतलब इस तरह की ब्लैकिश ब्लूइश कलर आपको दिख रहा होगा और इस पे वाइट कलर के 2 आईज बनी हुई हैं। तो ये जो एक्सट्रीमली रेयर बटरफ्लाई है ये हाल ही में रिकॉर्ड की गई पहली बार इंडिया में। कहाँ पे? नामदफा नेशनल पार्क जो कि है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामदफा नेशनल पार्क फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए भी जाना जाता है ना। नोबेल हेलन बटरफ्लाई स्नो टेल बटरफ्लाई है, विंग स्पैन इसका 100 से 120 mm का है, वाइट स्पॉट्स हैं इसके डोर्सम फोरविंग पे, एंड इसका नाम पेपिलियो नोबले है। पेपिलियो बटरफ्लाई का जीनस है, नोबले स्पीशीज़ का नेम है। वैसे म्यांमार, चाइना, नॉर्थ थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम में मिलता है, बहुत रेयर है और इंडिया में पहली बार देखा गया है। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आप बाद में देख सकते हो। इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड एट पुणे सिविल कोर्ट। अब हम नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम साउथ की तरफ मूव करेंगे। सो हम महाराष्ट्र से स्टार्ट करें। इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ? डीपेस्ट यानी सबसे ज़मीन के नीचे। डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? ये पुणे सिविल कोर्ट के वहाँ बन रहा है और 108.59 फीट डीप है और इसकी जो सीलिंग होनी है वो 95 फीट ऊंची होनी है ताकि सनलाइट इसमें सीधे आ सके, लाइट्स का कम यूज़ हो। और ये February 23 तक कंप्लीट होने की बात है और मार्च में इसका स्टार्ट हो जाएगा। हेडक्वार्टर पुणे मेट्रो के जो हैं वो भी इसी स्टेशन पे बनाए जाने हैं। नेक्स्ट, खादी फेस्ट 23 इनॉग्रेटेड इन मुंबई। खादी फेस्टिवल जो है KVIC का जो खादी फेस्टिवल होता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, वो इनॉग्रेट किया गया मुंबई के अंदर January 27 से February 24 तक ये चलेगा। एंड बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर KVIC के बारे में आप देखिए, जैसे इसको इनॉग्रेट किसने किया? KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार जी ने। मनोज कुमार वो एक्टर थे ना पुराने, मनोज कुमार, तो उनको ध्यान रख सकते हो आप, उन्होंने KVIC का ये जो फेस्ट है इनॉग्रेट किया, वो चेयरमैन है। US टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पेगा टूम्ब। अमेरिका हैदराबाद के पेगा मकबरे की बहाली में समर्थन करेगा। पेगा टूम्ब्स जो हैं उनको वापस से रिस्टोर करना, वो अगर कहीं टूट फूट हो रखी है तो उनको ठीक करना, इसके लिए US सपोर्ट करेगा। और कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगा? $250,000 US का आने वाला है US एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन के तहत। और इसमें 6 टूम्स हैं, ठीक है, 6 पेगा टूम्स हैं जो कि 18-19 सेंचुरी के हैदराबाद के अंदर है, उनका रिस्टोरेशन होना है। एंड उसके अलावा पेगा टूम के बारे में देख लीजिए, इनको टूम शामजुल अमरा भी कहा जाता है। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये पूरी जो पेगा फैमिली थी वो निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद रह चुके हैं,
उनकी फैमिली थी और उनके टूम्स हैं। एंड बाकी कुछ हिस्टोरिकल जो भी स्टैटिक पोर्शंस हैं वो अगेन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि ऐसा कहा जाता है पैगास जो हैं वो डिसेंडेंट्स हैं, यानी पूछते हैं कि इनकी हज़रत उमर बिन अल खत्ताब जो कि सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम थे उनके, और इन म्यूजियम्स को बनाया गया था और धीरे धीरे इनमें टूट फूट हो गया और इनको रिस्टोर करने के लिए यूएस फंडिंग देगा। Hyderabad selected to host WEF Center for the Fourth Industrial Revolution। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सेंटर के तौर पे हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया, यानी हैदराबाद के अंदर सेटअप किया जाएगा सेंटर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो फोकस करेगा हेल्थ केयर ऑफ लाइफ और लाइफ साइंसेस पे। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं क्रक्स के अंदर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है भाई? तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था लेट 1800s में, तब स्टीम का जो इस्तेमाल है मैकेनाइज करने के लिए वर्क को उसको सामने लाया गया था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अर्ली 1900s में, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वर्क के अंदर किया जाने लगा। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया लेट 1900s में, जिसमें हमने कंप्यूटर्स और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अंदर इजाफा देखा। और अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, जिसमें हेल्थ केयर होगा, लाइफ साइंसेज होंगे, आईटी तो होगा ही, और इससे जो हमारे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने और रहने का तरीका है वो रिवोल्यूशनाइज वापस से होने वाला है। तो इसका जो सेंटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है जी, और ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। ओके, देन नेक्स्ट, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। कौन से रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर लाई करता है। एंड इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसने दिया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, रिमेंबर IGBC, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेस्टेज नहीं होगा, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा, तो सारे जो भी प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं ना वो ढंग से मैनेज हो रहे हैं। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, फ्यूल, ये सारी चीज़ें ढंग से मैनेज कर रहा है। सेंटर अप्रूव कर्नाटकाज कलसा बांदुरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है कलसा बांदुरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जो कि कर्नाटका का है उसको। हालांकि आपस में ही स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कर्नाटका ने तो अप्रूवल मांगा था, मिल गया, लेकिन जो महाराष्ट्र और गोवा हैं वो अगेंस्ट हैं या अपोज कर रहे हैं इस मूव को। अब क्या है ये कलसा बांदुरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये समझिएगा। एक नदी है जिसको हम मांडोवी नदी, आप जानते होंगे, गोवा की मांडोवी नदी, उसका एक और नाम है महादाई नदी। तो महादाई नदी शुरुआत होती है कर्नाटका से और महाराष्ट्र और गोवा से होती हुई आती है। और कर्नाटका का जो नॉर्दर्न रीजन है ना वो बहुत ज़्यादा एरिड है, जैसे राजस्थान है बहुत सूखा, उसके बाद अगर सबसे बड़ा सूखा इलाका कोई है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो वो ये कर्नाटका का नॉर्दर्न एरिया है। तो मंडाई नदी के बेसिन से उस एरिया तक पानी पहुँचाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट है। अब इसको समझ लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर ड्रॉट हिट नॉर्दर्न कर्नाटका तक पानी पहुंचाना है, यहाँ पे सूखा है। डाइवर्ट कहाँ से होगा पानी? महादाई नदी, जिसको मांडोवी नदी भी कहा जाता है, यहाँ से। ठीक है, और इसके लिए एक तो बांडूरा डैम है और दूसरा कलसा डैम है, यहाँ से पानी डाइवर्ट होना है। तो सेंटर वाटर कमीशन ने अप्रूव किया है 1.72 TMC वाटर कलसा डैम से एंड 2.18 TMC वाटर बांडूरा डैम से। अब आगे देखिएगा कि जो महादाई रिवर है उसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? कलसा और बांडोरी। और यहीं पे बांध बना करके, डैम्स बना के, और वाटर कहाँ डाइवर्ट करना है? महाप्रभा नदी पे। कहाँ पे डाइवर्ट करना है? महाप्रभा नदी पे। ये है महाप्रभा नदी, तो यहाँ पे वाटर डाइवर्ट होगा जिससे कि नॉर्दर्न एरियाज ऑफ कर्नाटका तक पानी पहुँचाया जा सके। ओके, एंड लाइक आई टोल्ड यू, कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट एरिड रीजन है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, जिसके अंदर धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गडग डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, राइट। और जो महादाई नदी है कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, लेकिन टोटल एरिया 375 स्क्वायर किलोमीटर का ही कर्नाटका में लाई करता है, 77 महाराष्ट्र में लाई करता है और 1580 गोवा में लाई करता है। तो इन स्टेट्स ने उस पर क्वेश्चन उठाया कि भाई पानी वहाँ डाइवर्ट करोगे तो हमारे यहाँ दिक्कत आने वाली है, वी आर नॉट ओके विद इट। इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर, 3x 3 की शक्ति इसमें एक में है ना। 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इसको इंस्टॉल किया गया? आंसर इज कर्नाटका।
कर्नाटका। भले अगर विंड नाटक करेगी तो ठीक है, हम सोलर से काम चला लेंगे, सोलर नाटक करेगी तो हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे एनर्जी, तो नाटक से आप कर्नाटका याद रख सकते हैं। तो रिन्यू पावर ने इंस्टॉल किया है इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर गडक डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका के अंदर, और राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस ये करेगा, और इसमें विंड, सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सारे लगे हुए हैं। Then International Trade Fair on Millets and Organic Products. Millets 2023 has been announced as International Year of Millets. So इसलिए International Year of Millets के चलते ही International Trade Fair जो हुआ वो भी important हो जाता है। Millets and Organic Products कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु के अंदर हुआ, ठीक है, बेंगलुरु में ये किया गया, और ये 4th एडिशन रहा। 20 जनवरी को ये किया गया ऑर्गेनाइज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। और मिलेट को न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, जहाँ पे भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वहाँ मिलेट का इस्तेमाल किया जाए। इकोनॉमिक है, अफोर्डेबल है, न्यूट्रिशन में बहुत भरपूर है, खरीफ क्रॉप होती है, यानी जब मानसून आते हैं उस समय उगाई जाती है, तो एडिशनल आपको इरिगेशन वगैरह देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पानी नहीं मांगता, ज़्यादा इनपुट्स नहीं मांगता, ईजिली उग जाता है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। India's first museum on palm leaf manuscripts established in थिरुवनंतपुरम केरला। हमने आई थिंक 2 महीने पहले भी ये न्यूज़ पढ़ी थी, तब ये था कि इनॉग्रेट किया जाएगा, अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है, इनॉग्रेट किया जा चुका है। सो वर्ल्ड का पहला ऐसा म्यूजियम है जो कि पत्तों के ऊपर जो पाम लीव्स होती हैं उनके ऊपर जब चीज़ें लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट, उनका संग्रहालय है ये, और कहाँ पर है? केरला के थिरुवनंतपुरम के अंदर है। वर्ल्ड का पहला अपनी तरह का म्यूजियम है। 187 मैन्युस्क्रिप्ट इसके अंदर है, जिसमें बहुत पुराने समय की चीज़ें लिखी गई हैं। केरला की हिस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ का सबका इसमें मेंशन है। 650 AD से लेकर के 19th सेंचुरी के एंड तक की सारी कथाएं इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, जो किंगडम ऑफ ट्रैवनकोर था उस समय, उसके सारे मेंशन है। तो यूथ को पुराने समय से जोड़ने के लिए एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा म्यूज़ियम में इन जो बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, जिसमें मार्तंड वर्मा ने जो एक्सपेंशन हो रहा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा करके उस एक्सपेंशन को यूरोपियंस के रोका था इंडिया के अंदर, उन सब चीज़ों का भी मेंशन इसमें देखने को मिलेगा। केरला बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, सब कुछ डिजिटल बैंकिंग पे आ चुके हैं वहाँ सारे लोग, वो बन गया है केरला। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, पहला स्टेट जिसने अपना खुद का इंटरनेट भी स्टार्ट किया था। सो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से हर इंसान को बहुत अफोर्डेबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, और उसी के बाद अब रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हर एरिया के अंदर डिजिटली साउंड होता जाता है, हो रहा है केरला। द राइट टू इंटरनेट बेसिक राइट की तरह अपने सिटीजन्स को देने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, और अब ये फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है। इसके अलावा केरला में डेंजरस नोरोवायरस वाज फाउंड। नोरोवायरस बच्चों में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसके 2 केसेस रिपोर्ट किए गए एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला से। नोरोवायरस को स्टमक फ्लू भी कहा जाता है और विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी कहा जाता है, बिकॉज ये विंटर्स में यूजली देखी जाती है, और मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ऐसे समझिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस इलनेस है, यानी जिसमें आपका पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग्स होती हैं एंड बुखार चढ़ता है, इसलिए इसको स्टमक फ्लू भी कहते हैं। पहले इसको नॉर्वॉक वायरस कहा जाता था, बिकॉज नॉर्वॉक ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1929 के अंदर। और अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के हिसाब से, तो अगर वर्ल्ड में 685 मिलियन केसेस दर्ज किए गए हैं, तो उसमें से 200 मिलियन केसेस जो हैं वो 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर दर्ज किए गए हैं। ओके, सो नोरोवायरस ध्यान रखेंगे केरला। केरला's कोलम बिकम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। केरला जाना ही जाता है अपनी लिटरेसी के लिए, और यहाँ पे एक और फेदर इन द कैप है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है केरला का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ बताया गया है, पढ़ाया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन के थ्रू पॉसिबल हो पाया, जो कि 7 महीने तक गांव-गांव जा करके जगह जगह पर लोगों को अपने संविधान से जुड़ी हुई सारी बातें, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में अवगत कराया गया। केरला एंटर्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर गोल्स स्कोर्ड। केरला ने हाल ही में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल स्कोर करके। 12 घंटे के अंदर 4500 पेनल्टी किक्स लिए गए। बहुत सारे लोग सामने आए, एजुकेटर्स भी थे और स्टूडेंट, टीचर्स, सब सारे लोग फुटबॉल लवर्स, और उन्होंने मिलकर के ये कीर्तिमान स्थापित किया। देन वायनाड बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स।
वायनाड जो है वो सारे ट्राइबल, केरला का है वायनाड, ठीक है, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो। सो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड हो, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन जाता है पूरे भारत में वायनाड। ओके, एंड अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन कैंपेन के तहत ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए। इसके अलावा बहुत से एरियाज हैं जिनमें केरला पहला है, उसका पूरा कंपाइलेशन है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। देन स्टेट न्यूज़ में आखिरी ये स्लाइड आपको दिख रही है, ऐसी कुछ न्यूज़ है जिसमें डिटेल बताने जैसा कुछ नहीं था, वन लाइनर्स हैं, देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस मिशन 929 टू टेक वोटर टर्नआउट इन त्रिपुरा टू ओवर 90। भाई 90% तक लोग आकर के और वोट करें, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मिशन 929 लॉन्च किया था। कहाँ? त्रिपुरा के अंदर। बस ये ध्यान रखिएगा, मिशन 929 इलेक्शन कमीशन का था, त्रिपुरा में 90% टर्न अराउंड हो सके वोटिंग में। हैदराबाद टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी विथ 100% सीवरेज फैसिलिटीज बाय May 2023। हैदराबाद के अंदर 100% सीवरेज फैसिलिटीज होंगी और ये पहला ऐसा सिटी बन जाना है। जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन यूटी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड। जो भी उनका गवर्नेंस है, जो सरकार के काम वाम होंगे, वो सब ई फॉर्मेट में होंगे। पहला यूनियन टेरिटरी भारत का बन जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, तो इसके साथ में सारी स्टेट न्यूज़ हो जाती है ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड सेक्शन पे, विच इज़ साइंस, टेक एंड डिफेंस। आई नो वीडियो हो रहा है लंबा, पर जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम हम कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा और सही। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड सेक्शन को। Okay, so very first news is in the defense and science tech section is 21st edition of naval exercise Varun between India and France। तो सीधी सीधी बात पहले पता होनी चाहिए, जब भी हम मिलिट्री एक्सरसाइज करें कौन से दो देशों के या तीन देशों के बीच में हो रही है। बायलेटरल यानी दो देशों के बीच में, ट्राइलेटरल यानी त्रिपक्षीय तीन देशों के बीच में, मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय बहुत सारे देशों के बीच में, या फिर इंटरनल एक्सरसाइजेज हैं आपस में ही, नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स आपस में कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता हो। कौन सा एडिशन है, अगर नया एडिशन है तो वो आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। कहाँ हुई है ये एक्सरसाइज और हमारी साइड से कौन से वेसल्स हैं या शिप्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हेलीकॉप्टर्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, सो 21st एडिशन था वरुण। वरुण है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, सो वरुण कहा जाता है पानी को, पानी के देवता वरुण माने जाते हैं। तो पानी के ऊपर फांस, फांस समझते, थोड़ी सी पतली सी लकड़ी होती है उसको फांस कहते हैं, तो फांस तैरती है पानी के ऊपर। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो कि वरुण एक्सरसाइज इंडिया तो रहेगा ही, इंडिया के साथ में फ्रांस के बीच में हुई है। वेस्टर्न सी बोर्ड में 16 to 20 जनवरी में ये की गई और इंडिया की तरफ से इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, देन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS टेग, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I डॉर्नियर और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स एंड MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो, जब बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स पार्टिसिपेट करती हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एक दो का नाम होता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक तरीका बता दिया। ये 1993 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, वरुण एक्सरसाइज, और इसको वरुण नाम 2001 के अंदर दिया गया था। इंडिया और फ्रांस के बीच में है ना। इंडिया और फ्रांस के बीच में और भी जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो देख लीजिए। वरुण तो नेवीज के बीच में है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, दोनों देशों की नेवी के बीच में है। देन गरुड़ आती है एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, सो एक एक्सरसाइज है, मैं हर बार बताती हूँ, एक एक्सरसाइज होती है गरुड़ शक्ति। क्या नाम है? गरुड़ शक्ति। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, लेकिन हम जब एक्सरसाइज गरुड़ की बात करते हैं ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है। फिर आर्मी की अगर हम बात करें, सिर्फ शक्ति इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में है। तो गरुड़ एयरफोर्स, शक्ति आर्मी, और गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। इंडियन नेवी कंडक्ट्स एमफिक्स 2023 मेगा एक्सरसाइज इन आंध्र प्रदेश। इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है, इंटरनल एक्सरसाइज है। क्या नाम है? एमफिक्स 2023 में हुई, इसलिए 2023 कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश में की गई। 6 दिन की ये मेगा बाइनियल यानी 2 साल में एक बार ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल होते हैं। एम्फीबियस एक्सरसाइज यानी पानी और ज़मीन दोनों पे की जाएगी। और एमफिक्स 2023 कहाँ हुई? काकीनाड़, आंध्र प्रदेश के अंदर हुई, 17 से 22 जनवरी के बीच में। ठीक है, देन चाइना का इंक्रीजिंग मिलिट्री फोरे इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है और उसके तहत ये एक्सरसाइज इस समय की गई और ज़्यादा अपनी प्रभाव दिखाने के लिए। और लास्ट एडिशन जो इसका था 21 के अंदर हुआ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट किया गया था। ठीक है जी, चलिए।
इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट प्रलय एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी जो हमारा एरिया है इंडिया का, वहाँ पे प्रलय एक्सरसाइज कंडक्ट की जानी है 1 से 5 फरवरी। अब हो गई है, लेकिन ये क्योंकि जनवरी का कंपाइलेशन है इसलिए लैंग्वेज उसी तरह की है। और अगेन चाइना का जो स्टैंड ऑफ था उसके चलते ही एक्सरसाइज और इम्पॉर्टेंट हो गई। तो प्रलय कहाँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कंडक्ट की गई। किसने की, एयरफोर्स ने की। प्रलय आ गया होता है ना, तो एकदम एयरफोर्स प्रलय लेकर आई है इन प्रेपरेशन। और ये जो प्रलय एक्सरसाइज है ये एक तरह से प्रेपरेशन था एक और एक्सरसाइज का जो होनी है, उसका नाम है ईस्टर्न आकाश के लिए तैयारी थी। और हाल ही में अगर कुछ एडिशनल इन्फो दें तो इंडियन एयरफोर्स ने S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन तैनात किया है इस एरियाज में, जो कि 400 किलोमीटर दूर तक भी जाकर के टारगेट को हिट कर सकता है। बहुत पावरफुल है। देन इंडो इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1। अब इंडिया और इजिप्ट की मेडन एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। इंडियन इजिप्शियन आर्मीज ने कंडक्ट की है फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1। कहाँ हुई है, जैसलमेर राजस्थान में। इजिप्ट भी आप देखोगे धूल जैसा दिखता है ना, जहाँ पिरामिड्स की पिक्चर आती है ना, उसी तरह से आप राजस्थान का जैसलमेर देख लो, थोड़े मिक्स जैसे फीचर्स दिखेंगे। 14 दिनों की एक्सरसाइज हुई। उसके अलावा अगर हम इंडिया इजिप्ट रिलेशंस की बात करें तो इंडिया इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर हुई, एयरफोर्सेस दोनों देशों की उन्होंने की। उसके अलावा हेलन 300 दोनों देशों ने मिलकर बनाया। 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस के। देन ट्रेड जो है दोनों देशों की वो 7.26 बिलियन USD टच की थी 2021 के अंदर। और इस बार रिपब्लिक डे परेड में जो चीफ गेस्ट थे वो भी कहाँ से थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट फतह अल सीसी आए थे। तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। इंडियन नेवीज फ्लैगशिप मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रोपिक्स 2023 हेल्ड इन द इंडियन ओशन। इंडियन नेवी की फ्लैगशिप एक्सरसाइज यानी जानी जाती है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज, सबसे मेगा लेवल पे, बड़े लेवल पे नेवी की यही एक्सरसाइज होती है, ट्रोपिक्स। ओके, इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल है, बिल्कुल बड़े लेवल पे ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है। जनवरी से मार्च ये 3 महीनों तक चलने वाली है और वंस इन एवरी 2 ईयर्स यानी बाइनियल एक्सरसाइज है ये भी। और इसके अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड्स को भी शामिल किया जाता है, पर मेनली कंडक्ट कौन करवाता है, इंडियन नेवी कंडक्ट करवाती है। और ये जनवरी 2019 से चल रही है। फर्स्ट इसका एडिशन जनवरी 2019 में हुआ था। देन वीर गार्जियन 2023 इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, वीर गार्जियन। और ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा हमने कहाँ पढ़ा था, पर रिसेंटली कहीं मेंशन आया था इसका। ठीक है, मेडन यानी पहली बार ये जॉइंट एयर एक्सरसाइज है। ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीज़ें, मेडन है, पहली बार है वो तो ठीक है। जॉइंट एयर एक्सरसाइज यानी एयर फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज हुई इंडिया और जापान की। कहाँ हुई, याकुरी एयरबेस ओमिटामा सायामा जापान के अंदर हुई है। 12 से 26 जनवरी 2023 में हुई। एंड 4 Su-30 MKI 2 C-17 1 IL-78 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवनी चतुर्वेदी जी का, जो सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हैं, जो कि वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट भी हैं। 3 फीमेल्स एक साथ कंट्री की पहली वुमेन फाइटर पायलट घोषित हुई थी, उनमें से सबसे पहला नाम अवनी चतुर्वेदी का लिया गया, हालांकि तीनों एक साथ थी। तो वही अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट बोलिए या विमेन पायलट बोलिए बन जाती हैं। महिला विमेन पायलट कुछ नहीं होता, महिला पायलट, फाइटर पायलट, जो कि वॉर गेम्स में अब्रॉड भेजी गई हैं, जापान में जाकर के वॉर गेम होने, और उसमें पहली बार किसी महिला फाइटर पायलट को भेजा गया। हर नेम इज अवनी चतुर्वेदी। ठीक है जी। देन अवनी के बारे में अगर देखें, मैंने कहा था 3 फीमेल्स थी जो कि पहली बार नाम लिया गया था, इनका फाइटर पायलट्स बनी हैं। मोहना सिंह जितरवाल भी हैं उसमें और भावना कांत भी हैं। 2018 में अवनी पहली वुमेन फाइटर पायलट बन जाती हैं जिन्होंने सोलो फ्लाइट ली थी MiG-21 एयरक्राफ्ट की जामनगर एयरबेस से। देन अवनी को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है रामनाथ कोविंद जी से मार्च 2020 के अंदर। उसके अलावा एडिशनल फैक्ट्स देख लीजिए। शिवांगी सिंह पहली वुमेन रफाल जेट पायलट बन गई थी जिन्होंने रफाल उड़ाया था पहली बार फीमेल। और भावना कांत की अगर हम बात करें, पहली वुमेन फाइटर पायलट जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था 2021 में। तो इस तरह से एग्जामिनर उठा के फैक्ट्स पूछ लेता है और समझने वाली न्यूज़ समझते चलिए, और जो सीधे सीधे फैक्ट्स दिमाग में डालने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दीज आर सम ऑफ द रिसेंट एक्सरसाइजेज जो हाल ही में हुई थी, ये आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं।
देन इंडिया टू सेंड 3 persons to 6,000 मीटर बिलो सी लेवल अंडर समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन के तहत 3 लोगों को 6,000 मीटर अंडर द सी भेजा जाना है, वहाँ के रिसोर्सेज और जो भी कुछ एनवायरनमेंट है डीप ओशन में उसको स्टडी करने के लिए। और इसके लिए जो व्हीकल बन रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000। ये कैरी करेगा 3 लोगों को। मिनरल रिसोर्सेज क्या है, वहाँ पे क्या क्या है इतना डीप ओशन में, वो देखने के लिए अनाउंसमेंट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और कहाँ डिज़ाइन और डेवलप हो रहा है ये? NIOT, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के अंदर ये बन रहा है। देन अब ये जो समुद्रयान मिशन है बेसिकली क्या था, एक ऐसा इक्विपमेंट बनाने, एक ऐसा वेसल बनाना जो कि डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र के अंदर जाएगा। डीप ओशन मिशन क्या है? डीप ओशन मिशन जून 2021 के अंदर अप्रूवल मिला था इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से कि हाँ जी हम डीप ओशंस में मरीन रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए लोगों को भेजेंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जो आपका व्हीकल है इतना फुल प्रूफ होना चाहिए कि इतने प्रेशर को झेल सके जो पानी के अंदर रहेगा। ठीक है। ICG ship Kamala Devi, ICG is what? Indian Coast Guards. Indian Coast Guard ship Kamala Devi, last vessel of FPV series commissioned. FPV is what? Fast Patrol Vessel. पेट्रोल करना यानी गश्त लगाना है ना, तो उसके लिए फास्ट पेट्रोल वेसल है लास्ट नंबर का, जो कि कमीशन किया गया यानी यूज़ में उसको डाल दिया गया। और उसका नाम क्या है? कमला देवी। और कहाँ कमीशन किया गया? कोलकाता के अंदर कमीशन किया गया। ये जितने भी FPV सीरीज़ के वेसल्स थे कहाँ बनाए गए? इनको डिज़ाइन बिल्ड और डिलीवर किया गया गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंजीनियर्स, गार्डन रीच नॉट रिसर्च, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड। तो कोलकाता में इसको कमीशन किया गया। और ये क्या करेंगे? ICG क्या करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड्स हमारे जो तट होते हैं उनकी रक्षा एक तरह से कर रहे होते हैं। कोई स्मगलिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, उन सबका ध्यान देना है, निगरानी करनी है। तो उसी में ये कमला देवी ICG शिप भी काम आने वाला है। इंडिया सक्सेसफुली कैरीज आउट टेस्ट लॉन्च ऑफ पृथ्वी 2 बॉलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी 2 बॉलिस्टिक मिसाइल जो है उसका सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च इंडिया ने कर लिया है। पृथ्वी 2 DRDO ने इसको लॉन्च किया। शॉर्ट रेंज की बॉलिस्टिक मिसाइल है। और कहाँ इसको टेस्ट किया गया? चांदीपुर, ओडिशा कोस्ट। रेंज कितनी है इसकी? शॉर्ट रेंज है यानी 300 किलोमीटर तक की रेंज तक ये जाती है। और सिंगल स्टेज है, लिक्विड फ्यूल है इसके अंदर, और पेलोड इसका 500 से 1000 kg का है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्टिकुलरली अगर आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हो। और हेडवेयर माउंटिंग कैपेसिटीज़ की है, बहुत हाई प्रिसिजन और एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को ये हिट कर सकती है ना। अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी वॉज द फर्स्ट मिसाइल जिसे IGM-DP के तहत बनाया गया था ना। व्हाट इज दिस IGM-DP? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि आपने गाइड कर दिया कि मिसाइल का टारगेट कहाँ हो रहा है और मिसाइल जाकर के उस टारगेट को हिट करेगी। इसके तहत पृथ्वी सीरीज जो थी मिसाइल्स की उसको सबसे पहले बनाया गया। और फिर 5 मिसाइल सिस्टम्स बनाए गए जिसको पटना कहा जाता है। पटना से आप याद करो, कहा तो क्या जाता है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। सो पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल है। बॉलिस्टिक मिसाइल जो कि एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगी, उड़ेगी और फिर जाकर के गिरेगी। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है। फिर अग्नि सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज की है और इसमें अग्नि 1 2 3 4 5 रही। फिर त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, सरफेस से एयर में हिट करती है। नाग है थर्ड रेंज, एंटी टैंक मिसाइल है। और फिर आकाश है मीडियम रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये सब मिसाइल्स हैं। फिर हम आते हैं 5th कलवरी क्लास सबमरीन वागिर इंडक्टेड इनटू नेवी। अब देखो हमने थोड़े आई थिंक 2 महीने पहले पढ़ा था कि वागिर को इंडक्ट किया जाना है। अब आ गया कि वागिर इंडक्ट हो गई है। तो कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं, उसकी 5th 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं जिनको कि हमने ऑर्डर किया था। उसमें से 4 ऑलरेडी कमीशन हो चुकी थी, 5वीं आ चुकी है और 6ठी जो है वो अब आएगी। राइट, सो 5th कलवरी क्लास सबमरीन वागिर इंडक्टेड इनटू नेवी। कब इंडक्ट किया गया? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को इसको इंडक्ट कर दिया गया। जो चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पे सेरेमनी में मौजूद रहे। फॉर्मरली अच्छा, ये जो वागिर है ना नाम, ऐसा नहीं है पहली बार किसी सबमरीन का नाम वागिर रखा गया। पहले भी एक सबमरीन हुआ करती थी वागिर नाम से और वो नवंबर 1973 में कमीशन की गई थी, लेकिन बाद में उसको डीकमीशन कर दिया 2001 में। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी उसकी सर्विसेज ले ली थी, वो काम की नहीं थी। तो अब जब ये कलवरी क्लास सबमरीन्स रखी गई ना, इनकी 5वीं सबमरीन का नाम वापस से वागिर रखा गया। ओके, तो पहले भी एक वागिर हुआ करती थी। अगेन जो वागिर है उसको 12 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। लॉन्च यानी जहाँ बनी है वहाँ से पानी में उतारा गया, फिर यहाँ आती है, फिर उसको यूज़ में लिया जाता है, उसको कमीशन कहा जाता है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत ये सबमरीन्स बन रही थी। प्रोजेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिजिनसली 6 कलवरी या स्कॉर्पियन क्लास
डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहाँ से आया इनका? फ्रांस की टेक्नोलॉजी और बनाई हमने, इससे 6 सबमरीन्स बन रही थी और कहाँ डेवलप हो रही थी? माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के अंदर। 4 सबमरीन्स कलवरी, खांडेरी, करांज और वेला ऑलरेडी कमीशन है और जो छठी है वागशीर वो उसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं, बन तो चुकी है, वो ट्रायल्स चल रहे हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक। इनकोवैक से रिलेटेड हमने अगेन 1-2 महीने पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि भाई ये पहली ऐसी वैक्सीन बन गई जिसको डुअल अप्रूवल मिल चुका है, प्राइमरी वैक्सीन के तौर पे भी और बूस्टर डोज के तौर पे भी। अब इसी को अनवील किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने। ये इंट्रानेजल, पहली इंट्रानेजल जिसको नाक में फुस फुस करके आप चला सकते हो, और इनकोवैक इसका नाम है, वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन। और 2 अप्रूवल मिल चुके हैं, प्राइमरी 2 डोज शेड्यूल और हेट्रोलोगस बूस्टर डोज। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया? BBIL भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया था बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस के साथ। किसने बनाया? इंपॉर्टेंट है। ओके, IIT मद्रास डेवलप्स भार ओस, भारत के लिए भार, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए OS, तो भार ओस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का खुद का किसने बनाया? IIT मद्रास ने बनाया। इंडिया का इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, तो इंडिया का अपना होगा और जो रेडी मोबाइल्स हैं उनमें इंस्टॉल किया जा सकता है और इसमें कोई डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं आती हैं, तो आपको ज़बरदस्ती किसी ऐप को चलाना नहीं पड़ेगा। किसने डेवलप किया है? ये IIT मद्रास एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने। येलो बैंड डिजीज डिस्ट्रॉइंग कोरल्स इन थाईलैंड। तो येलो बैंड डिजीज किसको अफेक्ट करती है पूछा जा सकता है? इंसान को, भेड़ बकरियों को, पक्षियों को, कोरल्स को अफेक्ट करती है येलो बैंड डिजीज। कहाँ पे इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है? थाईलैंड, ईस्ट थाईलैंड के जो कोरल्स है ना पर्टिकुलरली वहाँ पे। तो वो क्या करती है? कोरल्स को मारने से पहले उनको येलो टर्न कर देती है और ये इरिवर्सिबल है, इस डैमेज को वापस से रिप्लेस नहीं किया, वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं है पहली बार ये डिजीज़ सामने आई है, पहले भी करीब डेकेड्स अगो देखी गई थी। इसके रीज़न बहुत क्लियरली नहीं पता क्यों है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ओवर फिशिंग, पोल्यूशन, जो टेम्परेचर पानी का बढ़ रहा है उसके चलते ये डिजीज़ आ रही है। इसका कोई क्योर भी पता नहीं है। ठीक है जी, और कोरल्स बहुत सारे मर रहे हैं। देन GJ1002 B एंड C 2 न्यू प्लैनेट्स खोजे गए हैं। उनका नाम क्या है? GJ1002 B एंड GJ1002 C, ये दो प्लैनेट्स हैं। और अराउंड इनको कौन से स्टार के अराउंड खोजा गया? GJ1002, ये स्टार का नाम है। देखो जब भी कोई सोलर सिस्टम होता है स्टार के इर्द गिर्द ही वो प्लैनेट्स एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं उसकी ग्रेविटी के चलते, बिकॉज स्टार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो भी स्टार इतना पावरफुल होगा उसकी ग्रेविटी होगी, वो अपने आसपास प्लैनेट्स को घुमाएगा। हर स्टार के आसपास मल्टीपल प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो ऐसा एक स्टार GJ1002 और उसके 2 प्लैनेट्स को खोजा गया है और ये हैबिटेबल जोन में माने जा रहे हैं जहाँ पे लिक्विड वाटर प्रेजेंट हो सकता है, लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और इस स्टार की इमीडिएट विसिनिटी के अंदर इनको देखा गया है। Then NASA's James Webb Space Telescope discovers new exoplanet named LH475b। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो किसी और स्टार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी सन नहीं, किसी और स्टार के, यानी कि वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का प्लैनेट है। ओके, और उसका नाम क्या दिया गया? LHS475b। क्वेश्चन पूछा जा सकता है LHS475b क्या है? तो ये एक एक्सोप्लैनेट है जिसको हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? रफली द सेम साइज ऑफ अर्थ है, 99% अर्थ के डायमीटर जितना ये है और साइज में बिल्कुल बराबर है। रॉकी प्लैनेट है, सेलेस्टियल है और 41 लाइट ईयर्स हमसे दूर है किसी और कॉन्स्टलेशन में जिसका नाम क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन। 2 खास डिफरेंसेस हैं अर्थ में, और इसमें सबसे पहला, ये अपनी ऑर्बिट पे 2 डेज में कंप्लीट कर लेता है एक चक्कर, ठीक है, 2 दिन के अंदर। और दूसरा मतलब इट कंप्लीट्स 1 ऑर्बिट ओनली 2 डेज, एक ऑर्बिट 2 दिन में करता है। और दूसरा, ये हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज हॉटर है अर्थ से। तो यहाँ तो 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है, ये हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज हॉटर है, तो लाइफ पॉसिबल है यानी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, यानी अपने स्टार के बहुत पास है ये। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? लाइक आई टोल्ड यू, जो कि किसी और स्टार को हमारे सोलर सिस्टम से दूर है और वहाँ पे वो घूम रहा है उसके आसपास। पहला कन्फर्मेशन एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन का आया था 1992 में,
तब तक हम यही मान रहे थे कि हमारा ही सोलर सिस्टम है जो भी कुछ है, फिर पता पड़ा नहीं 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 और भी प्लैनेट्स हैं और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी प्लैनेट्स हैं। और आज के टाइम में आप देखोगे तो हमारे सोलर सिस्टम जैसे, हमारी गैलेक्सीज जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इनफैक्ट मल्टीवर्स की भी बात की जा रही है कि जैसे हमारा यूनिवर्स है इस तरह के बहुत यूनिवर्स और एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत बड़ी है ये पूरी दुनिया और दुनिया से बड़े बाहर की पूरी एग्जिस्टेंस, राइट। इसको कभी देखने बैठ जाएं तो बहुत ओवरवेल्म हो जाता है कि हमारी एग्जिस्टेंस कितनी सी है भाई, बहुत बड़ा एक्सपेंशन है ये, बहुत बड़ा एक्सपैंड है एग्जिस्टेंस का। सो अकॉर्डिंग टू नासा मोर देन 5000 एक्सोप्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 5000 एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमने ढूंढ लिए हैं। और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट देयर आर मोर देन 1 प्लैनेट्स अराउंड अ सिंगल स्टार, बिकॉज एक स्टार की ग्रेविटी की वजह से बहुत से प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर सकते हैं। Then NASA's GeoTail mission operations come to an end after 30 years. NASA का GeoTail मिशन था, ठीक है। कौन सा मिशन? GeoTail मिशन। और उसके ऑपरेशंस अब खत्म हो गए हैं 30 साल के बाद। जब इसको लॉन्च किया गया था 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसने काम करता रहा तो ये 30 साल तक अपनी सर्विसेज देता रहा। ये पहला जॉइंट मिशन है जो नासा और जाक्सा ने चलाया था, यानी नासा जो कि अमेरिका का और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसीज हैं, इन दोनों का पहला जॉइंट ऑपरेशन था। और अब जो इनके स्पेसक्राफ्ट का रिमेनिंग डेटा रिकॉर्डर था ना, इसमें 2 डेटा रिकॉर्डर थे। एक ने पहले ही काम करना बंद कर दिया था और एक डेटा भेज रहा था अभी भी, और अब उसने भी काम करना बंद कर दिया, इसलिए इसको टर्मिनेट कर दिया गया। इसको 1992 में लॉन्च किया गया था। कितने साल के लिए? 4 इयर्स के लिए। और ये कहाँ का डेटा रिकॉर्ड करता है, क्या भेजता था? ये हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ना, उनकी स्टडी करता था बेसिकली। सो इसने डेटा दिया हमारे स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये देखिए ये अर्थ है और उसके आसपास ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं कि किस तरह से सोलर विंड से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या मैग्नेटिक फील्ड का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी स्टडी इतने टाइम से ये भेज रहा था। और इसने कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर विंड, किस तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, ऑरोरास जो बनते हैं, जो आइसलैंड के अंदर आप देखेंगे कि कलरफुल लाइट्स होती हैं, ग्रीन ग्रीन स्काई दिखता है, शेड्स दिखते हैं। तो उन सारी स्टडी के अंदर इस जियोटेल मिशन ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अब ये टर्मिनेट कर दिया गया है। देन दिस इज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, जूस स्पेस मिशन ऑफ यूरोप। और ये मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन भी था स्टार्टिंग में। जूस पीने वाला जूस नहीं है ये कौन सा जूस है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। जुपिटर के आईसी मून्स को एक्सप्लोर करना जूस स्पेस मिशन ऑफ यूरोप टू बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023। तो वो कौन सा मिशन है यूरोप का जो कि जुपिटर के मून्स की स्टडी करेगा? उसका नाम है जूस, यानी जुपिटर्स आईसी मून्स एक्सप्लोरर। और फ्रेंच गियाना से एरियन 5 के ऊपर ये लगा करके और अप्रैल 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। ये क्या एक्सप्लोर करेगा? 3 मेन जो मून्स हैं जुपिटर के, गैनीमेड, यूरोप और कैलिस्टो, इनकी स्टडी ये करने वाला है। ओके। और जूस पहला सैटेलाइट होगा फ्रॉम द अर्थ जो कि एंटर करेगा गैनीमेड के एटमॉस्फेयर को, या ऑर्बिट को, रादर नॉट एटमॉस्फेयर को, ऑर्बिट को एंटर करेगा। और क्या वहाँ पे हैबिटेशन पॉसिबल है, किस तरह के वहाँ पे कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ों की स्टडी करने वाला है। एंड पोलर रीजन्स और मैग्नेटोस्फेयर जो है प्लैनेट का, जुपिटर का, उसकी भी स्टडी करेगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं आज के स्टेट, साइंस टेक और डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। साइनिंग ऑफ क्वेश्चन है जिसका कोशिश कीजिए आंसर करने का, नहीं तो आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? ठीक है, 14th एडिशन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कहाँ होगा? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हिंदी में भी यही है, ठीक है। और पिछली बार के वीडियो में, आई थिंक 2 वीडियो में या पिछली बार वीडियो में मैंने लास्ट में कोट नहीं डाला, तो आप में से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज़ डू नॉट स्किप द कोट। सो ठीक है, अच्छे थॉट शेयर करने से क्यों रुके, है ना? 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, नो प्रॉब्लम। द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू, कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने, और बहुत खूब कहा है कि अगर आपको किसी सिचुएशन से
निकल के दूसरी साइड जाना है ना। आपको दिख रहा है कि भाई टनल है और उधर है रोशनी और मुझे रोशनी तक पहुंचना है, तो टनल से होके ही गुजरना इज द बेस्ट वे आउट। उससे बच के, उससे घबरा के बैठे रहोगे, कोई और रास्ते ढूंढोगे, नहीं पहुंचोगे वहां तक और टाइम वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, डिमोरलाइज होगे। द बेस्ट वे इज टू बैक योरसेल्फ अप कि नहीं ठीक है भाई, डिफिकल्ट होगा अंधेरे से जाना, डिफिकल्ट होगा, मेहनत लगेगी, अकेले जाना है, पर रोशनी तो वहीं और जाना तो पड़ेगा। तो अगर आपको वाकई में सक्सेस की टुवर्ड्स मूव करना है, वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सक्सेस हो, रास्ता तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपको करंट अफेयर में मास्टर होना है तो डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ में मास्टर होना है तो डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो द ओनली वे आउट इज द वे थ्रू। मेहनत से नहीं बच सकते, है ना। एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।